हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम देखेंगे गुणसूत्र की संरचना और साथ ही साथ गुणसूत्र की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है यानी सामान्य जानकारी गुणसूत्र या क्रोमोसोम की हम देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर यानी कि संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे गुणसूत्र या क्रोमोसोम की डेफिनेशन समझते हैं। देखिए, गुणसूत्र की यदि हम बात करते हैं तो बेसिकली जो गुणसूत्र होते हैं ये जीन्स का वहन करने वाले अर्थात जीन्स को ले जाने वाले, तो जीन्स का वहन करने वाली वे जीव द्रव्य की इकाइयां जो निरंतर कोशिका विभाजन द्वारा गुणन करती है तथा अपने आकारिकी एवं कार्यकी को बनाए रखती है, उसे हम कहते हैं गुणसूत्र। देखिए, गुणसूत्र में आपको याद रखना है कि गुणसूत्र जो होते हैं जीव द्रव्य की छोटी छोटी इकाइयां होती है जो कि जीन्स का वहन करती है अर्थात जीन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। क्योंकि जीन्स देखिए क्या होते हैं, जीन्स के अंदर ही कोई भी अनुवांशिक सूचनाएं होती है, तो अनुवांशिक सूचनाएं भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो किसके माध्यम से जाती है, जीन्स के माध्यम से जानती है। तो जीन्स के माध्यम से सूचनाएं जाएगी अर्थात जीन्स जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तभी तो जो सूचनाएं होती है, अनुवांशिक सूचनाएं होती है यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होती है। और पूरी की पूरी प्रक्रियाएं जो है ब्लड के माध्यम से होगी, क्योंकि ब्लड के अंदर ही तो होते हैं क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम को याद रखना है आपको कि जीन्स का वहन करने वाली अर्थात जीन्स को ले जाने वाले जीव द्रव्य की छोटी छोटी इकाइयां होती है और ये निरंतर कोशिका विभाजन के द्वारा गुणन करती है अर्थात कोशिका विभाजन के द्वारा गुणसूत्र जो है निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक गुणन करते रहते हैं। तो देखिए, जीन्स चूंकि जीन्स के अंदर क्या होते हैं, जीन्स के अंदर होते हैं अनुवांशिक सूचनाएं और अनुवांशिक सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है अर्थात किसके माध्यम से अनुवांशिक सूचना गई एक स्थान से दूसरे स्थान तक, गुणसूत्रों के माध्यम से। क्योंकि गुणसूत्र जीन्स को ले जाते हैं और जीन्स के अंदर होती है अनुवांशिक सूचनाएं, तो अनुवांशिक सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम किया जीन्स ने। तो जीन्स को कौन ले गए, जीव द्रव्य की छोटी छोटी इकाइयां जिनको कि हम कहते हैं गुणसूत्र। इसीलिए आपको याद रखना है कि गुणसूत्र जो होते हैं आनुवांशिकता के वाहक होते हैं यानी अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का जो काम होता है, जो वाहक का काम करते हैं वो कौन करते हैं, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र करते हैं। तो जीन्स को ले जाने वाली अर्थात वहन करने वाली जीव द्रव्य की छोटी छोटी इकाइयां होती है जो कि निरंतर कोशिका विभाजन के द्वारा गुणन भी करती रहती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक तथा अपने आकारिकी एवं कार्यकी को भी बनाए रखती है। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप देखेंगे, जैसे आप मान लीजिए ग्रांड फादर में देखेंगे तो ग्रांड फादर के अंदर मान लीजिए 46 गुणसूत्र थे, फिर उसके बाद आपके पिताजी के अंदर 46 गुणसूत्र हैं और आपके अंदर भी कितने गुणसूत्र हैं, तो 46 ही गुणसूत्र हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि 23 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि कोशिकाओं के अंदर विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस डिवीजन। तो मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही आपको याद रखना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या बराबर बनी रहती है। क्योंकि मानव के अंदर यदि हम बात करते हैं तो 46 गुणसूत्र यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये 23 जोड़े गुणसूत्र यानी कि 46 गुणसूत्र जो है पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है, तो आपको याद रखना है कि अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस डिवीजन। यहां पे थोड़ा सा आपको याद रखना है कि गुणसूत्र की खोज के बारे में यदि हम देखें तो सबसे पहले गुणसूत्र की जो खोज की थी वो की थी स्ट्रासबर्गर ने। किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने की थी 1875 में। 1875 में गुणसूत्र की खोज किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने। वहीं यदि हम ये बात करें कि क्रोमोसोम या गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किसने किया, तो सबसे पहले आपको याद रखना है एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है वाल्डेयर। वाल्डेयर ने सबसे पहले 1888 में, याद रखना है आपको, कि क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र टर्म दिया, यानी गुणसूत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो वाल्डेयर ने किया। और खोज किसने की, तो खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने की थी। तो यहां पे आपको समझ में आ गया कि खोज किसने की और गुणसूत्र सबसे पहले शब्द किसने दिया। अब यहां पे यदि हम बात करते हैं गुणसूत्रों से संबंधित कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन की, तो आपको यहां पे एक चीज ये देखनी है कि जैसे गुणसूत्रों की संख्या जो है अलग अलग प्राणियों के अंदर अलग अलग होती है, उसी प्रकार से यदि हम गुणसूत्र की साइज की बात करते हैं तो क्रोमोसोम की जो साइज होती है वो 0.25 माइक्रोन से लेकर के कहां तक होती है, 30 माइक्रोन तक होती है। तो आपको याद रखना है कि जो नॉर्मल साइज होती है गुणसूत्र की वो 0.25 माइक्रोन से लेकर के 30 माइक्रोन के बीच में होती है। जैसे हर एक प्राणियों में अलग अलग साइज होती है। यदि मानव में हम बात करते हैं तो मानव में जो गुणसूत्र होते हैं उनकी साइज जो होती है वो लगभग 5 माइक्रोन के आसपास होती है।
वहीं यदि हम बात करते हैं पक्षी व कवकों में तो कितनी होती है, 0.25 माइक्रोन होती है। तो ये आपको याद रखना है कि अलग अलग जीवों के अंदर साइज भी क्रोमोसोम की क्या होती है, अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग गुणसूत्रों की संख्या होती है और अलग अलग गुणसूत्रों की साइज भी क्या होती है, अलग अलग होती है। ये भी आपको साथ ही साथ ध्यान में रखना है। अब यदि हम बात करते हैं गुणसूत्रों की संरचना की, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, तो यहां पे आप पाएंगे कि गुणसूत्रों में संरचना को आपको कई सारे भाग दिखाई देते हैं। चलिए क्रमशः देखते हैं। यहां पे क्रोमोसोम में आपको देखिए सबसे ऊपर टीलोमियर दिखाई दे रहा है, इसके बाद फिर क्रोमोनिमेटा अंदर साइड है, मैट्रिक्स है, पेलिकल है, क्रोमोमियर दिखाई देता है, सेंट्रोमियर दिखाई देता है। इसके अलावा आपको सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन यानी कि सेंट्रोमियर, यहाँ पे द्वितीयक संकीर्णन भी दिखाई देता है, सैटेलाइट भी आपको दिखाई देता है। तो चलिए यहाँ पे क्रमशः एक एक करके सभी भागों को समझते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं क्रोमोसोम की संरचना को, तो इसमें आपको सबसे पहली जो संरचना ध्यान देनी है वो है क्रोमोनिमेटा। क्या है? क्रोमोनिमेटा। देखिए क्रोमोनिमेटा की यदि हम बात करते हैं तो प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर आप पाएंगे कि ऐंठे हुए सूत्रों का बना होता है। प्रत्येक गुणसूत्र जो होता है यह दो ऐंठे हुए गुणसूत्रों का बना होता है। तो आपको याद रखना है कि प्रत्येक गुणसूत्र दो ऐंठे हुए गुणसूत्रों का बना होता है तथा इन सूत्रों को ही हम क्या कहते हैं? क्रोमोनिमेटा कहते हैं। इन सूत्रों को ही हम क्या कहते हैं? क्रोमोनिमेटा कहते हैं। जब भी आप देखेंगे तो आप यहां पे देखेंगे कि क्रोमोसोम की संरचना के अंदर इस प्रकार से, तो क्रोमोसोम की संरचना के अंदर इस प्रकार से दो ऐंठे हुई संरचना आपको स्पाइरल शेप्ड में नजर आएंगे, जिसको हम कहते हैं क्रोमोनिमेटा। तो एक आपने देखा, इसके बाद एक जो है यहाँ पे और ऐंठी हुई संरचना एक के ऊपर एक रहेगी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से गुणसूत्र जो है दो ऐंठी हुई संरचनाओं का बना होता है मुख्य रूप से। तो ये आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की संरचना होती है किसकी? क्रोमोनिमेटा की। तो प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर आप पाएंगे कि दो ऐंठे हुए सूत्रों का बना हुआ खंड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोनिमेटा कहते हैं। फिर क्रोमोनिमेटा के बाहर आप पाएंगे कि चारों तरफ से आप पाएंगे कि इस प्रकार से जेल के समान जो है द्रव भरा होता है। जेल के समान संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि पूरे के पूरे क्रोमोनिमेटा के चारों तरफ जेल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, जिसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। तो ये तो आपने देखा क्या होता है, ये होता है क्रोमोनिमेटा। ये यहां पे क्या होता है? क्रोमोनिमेटा होता है। तो क्रोमोनिमेटा हो गया, ये आप देख सकते हैं क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा के चारों तरफ फिर आपने क्या देखा कि ये एक जेल लाइक संरचना होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हो गया मैट्रिक्स। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि मैट्रिक्स जो होती है, मैट्रिक्स के चारों तरफ एक महीन झिल्ली होती है और उसी झिल्ली के द्वारा मैट्रिक्स पूरा का पूरा ढका रहता है, जिसे हम कहते हैं पेलिकल। आप यहां पे गुणसूत्र की संरचना में देखिए, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि गुणसूत्र की संरचना के अंदर हमने क्या कहा कि दो ऐंठे हुए सूत्रों का बना होता है। तो गुणसूत्र के अंदर दो ऐंठे हुए इस प्रकार से सूत्र होते हैं एक के ऊपर एक, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोनिमेटा कहते हैं। और क्रोमोनिमेटा के चारों तरफ आप देख सकते हैं कि जेल लाइक संरचना, यहाँ पे डाट 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 नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे बूंदों के रूप में जो हमने यहाँ पे दर्शा रखा है। इनको हम कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। फिर देखिए मैट्रिक्स जो है चारों तरफ से आपको यहाँ पे ग्रीन कलर की एक झिल्ली नजर आ रही है। तो ये चारों तरफ जो ग्रीन कलर की यहाँ पे जो झिल्ली है, इसको हम कहते हैं पेलिकल। तो पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स होता है इस पेलिकल के द्वारा क्या होता है? ढका रहता है, यानी कि घिरा रहता है। तो मैट्रिक्स को चारों तरफ से एक झिल्ली घेरी रहती है, जिसे हम कहते हैं पेलिकल। तो पेलिकल भाग आप अलग से भी लिख सकते हैं। हमने क्रोमोनिमेटा के साथ में ही करा दिया है, लेकिन आपको अलग से पेलिकल बनाकर के लिख लेना है कि पेलिकल जो है एक महीन झिल्ली होती है जो मैट्रिक्स को चारों तरफ से घेर करके रखती है। तो क्रोमोनिमेटा आपने क्या देखा? तो क्रोमोनिमेटा का मतलब होता है कि प्रत्येक गुणसूत्र जो है बीच में दो ऐंठे हुए सूत्रों का बना होता है। इन सूत्रों को ही हम कहते हैं क्रोमोनिमेटा। और क्रोमोसोम को चारों तरफ से एक जेल लाइक संरचना घेरी रहती है, यानी एक द्रव होता है जो कि जेल लाइक होता है, जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को चारों तरफ से एक संरचना घेरी हुई रहती है, जिसको हम कहते हैं पेलिकल। इसके बाद यदि हम दूसरा भाग बात करते हैं अर्ध गुणसूत्र, जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिड। क्या कहते हैं हम? क्रोमैटिड। तो देखिए सूत्री विभाजन की जो मध्यावस्था होती है, इस पर गुणसूत्र जो होते हैं ये लंबाई में दो भागों में बटा हुआ दिखाई देने लगता है, जिसे हम क्रोमैटिड कहते हैं। तो जैसे ही सूत्री विभाजन होता है, वैसे ही मध्यावस्था में आप पाएंगे कि गुणसूत्र जो है लंबाई में दो भागों में बट जाएगा और ये दो भागों में बटा हुआ दिखाई देगा, जिसे ही हम क्या कहेंगे? क्रोमैटिड कहेंगे। इसके बाद देखिए तीसरा जो भाग होता है, प्रमुख भाग, वो है टीलोमियर।
टीलोमियर की यदि हम बात करते हैं तो यह गुणसूत्र के अंतिम सिरे को ही हम क्या कहते हैं, टीलोमियर कहते हैं। देखिए यहां से हमारी गुणसूत्र की संरचना, क्रोमोसोम की संरचना स्टार्ट हुई है और इसका जो अंतिम भाग है यहां का ना, ये वाला जो चिकना भाग है ये कहलाता है टीलोमियर। तो सिरे वाला भाग क्या कहलाता है, सिर वाला भाग जो है टीलोमियर कहलाता है। तो गुणसूत्र का जो अंतिम सिरा होता है वो कहलाता है टीलोमियर। इसके बाद यदि हम बात करते हैं क्रोमोमियर की, किसकी बात करते हैं हम, क्रोमोमियर। क्रोमोमियर की यदि हम बात करते हैं तो क्रोमोनिमेटा पर कणों जैसी संरचनाएं दिखाई देती है जिनको ही हम क्रोमोमियर कहते हैं। देखिए क्रोमोनिमेटा आपने क्या देखा कि प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर दो ऐठे हुए सूत्र होते हैं जिनको हम कहते हैं क्रोमोनिमेटा। तो क्रोमोनिमेटा के अंदर आपको ऐसे डॉट डॉट लाइक यहां पे आपको इस प्रकार से बूंद जैसी संरचनाएं नजर आएगी, किसके, क्रोमोनिमेटा के अंदर। यहां पे आप डायग्राम में समझ सकते हैं, ये हमारे पास यहां पे आप देख सकते हैं, ये तो दो ऐठे हुए सूत्र हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमोनिमेटा। और क्रोमोनिमेटा के अंदर आप देख सकते हैं हमने ब्लैक रंग से यहां पे दिखा रखा है, शो कर रखा है कि यहां पे कणों जैसी संरचनाएं पाई जाती है। ये आप देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक कलर से हमने यहां पे शो कर रखा है, क्रोमोनिमेटा के अंदर कणों जैसी संरचनाएं पाई जाती है जिसे हम कहते हैं क्रोमोमियर। क्या कहते हैं इसे हम, क्रोमोमियर कहते हैं। तो क्रोमोमियर भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकीर्णन की। तो प्राथमिक संकीर्णन या सेंट्रोमियर क्या होता है, देखिए सूत्री विभाजन की जो मेटाफेज व एनाफेज अवस्था होती है, इसमें गुणसूत्र में एक संकीर्णन दिखाई देता है, इसे ही हम सेंट्रोसोम या प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। और यह गुणसूत्र को दो भुजाओं में बांटता है। देखिए यहां पे आप पाएंगे कि हमारा यहां पे क्या है, सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन यानी कि प्राथमिक संकीर्णन। देखिए प्रत्येक गुणसूत्र जो होता है वह एक स्थान पर, है ना, हर एक गुणसूत्र जो है वह एक स्थान पर धस कर या दब कर क्या हो जाता है, सकरा हो जाता है। और उस सक्रिय स्थान को ही हम कहते हैं सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। देखिए सेंट्रोमियर ही गुणसूत्र को दो भागों में बांटता है, अर्थात सेंट्रोमियर से ही आपको समझ में आएगा कि गुणसूत्र की दो भुजाएं हैं। तो सेंट्रोमियर गुणसूत्रों को दो भुजाओं में बांटने का काम करता है। आप इसकी संरचना को भी आकार की संरचना में भी पाएंगे। कई बार गुणसूत्रों की संरचना आपको कुछ ऐसे भी दिखाई देगी, आपको गुणसूत्रों की संरचना ऐसी भी दिखाई दे सकती है इस प्रकार से। तो गुणसूत्रों की संरचना यदि आपको ऐसी दिखाई देती है तो यहां पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि गुणसूत्रों की जो संरचना होती है इस प्रकार से भी आकार की भी आपको कई बार दिखी होगी इस साइज की। तो यानी आपने देखा कि जो गुणसूत्र की संरचना होती है इसमें जो मैट्रिक्स होता है उसके चारों तरफ पेलिकल एक झिल्ली होती है जिसके द्वारा मैट्रिक्स घिरा होता है, और फिर क्रोमोनिमेटा के अंदर बूंद बूंद के रूप में अर्थात कणों जैसी संरचनाओं में आपको दिखाई देती है संरचना जिसे हम कहते हैं क्रोमोमियर। फिर आपने देखा सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकीर्णन। तो सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकीर्णन क्या होता है, प्रत्येक गुणसूत्र एक स्थान पर धसकर या दबकर सकरा हो जाता है जिसे ही हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन यानी कि सेंट्रोमियर कहते हैं। देखिए सेंट्रोमियर ही गुणसूत्रों को दो बराबर भागों में बांटता है। तो बराबर से मतलब नहीं है कि दो बराबर भागों में बांटेगा, लेकिन हाँ दो भागों में जरूर बांटेगा। आप यहां पे इसके बाद ये भी देखेंगे, जो हम गुणसूत्र के प्रकार पढ़ते हैं तो गुणसूत्र के प्रकार हम सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर ही पढ़ते हैं। देखिए सेंट्रोमियर कभी कभी क्या होता है, गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होता है। सेंट्रोमियर जो होता है वो गुणसूत्र के, जैसे मान लीजिए ये क्या है, गुणसूत्र है, तो सेंट्रोमियर गुणसूत्र के शीर्ष में भी उपस्थित हो सकता है। सेंट्रोमियर कभी कभी शीर्ष भाग से कुछ नीचे भी उपस्थित होता है, जैसे मान लीजिए यहां पे सेंट्रोमियर उपस्थित हो गया। तो इस प्रकार से सेंट्रोमियर की जो स्थिति होती है वो बदलती रहती है। और सेंट्रोमियर की स्थिति, कभी कभी सेंट्रोमियर जो है गुणसूत्र के एकदम मध्य में होता है, कभी कभी मध्य से भी थोड़ा हट के होता है। तो इस आधार पे गुणसूत्र चार प्रकार के होते हैं, इसकी वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पे गुणसूत्रों के प्रकार। तो अगली वीडियो में यहाँ पे आपको गुणसूत्रों के प्रकार भी कराए जाएंगे। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में आपने क्या देखा कि गुणसूत्र की संरचना में कितने प्रमुख भाग होते हैं। तो आपने देखा सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन क्या होता है, तो गुणसूत्र एक स्थान पे धंसकर या दबकर सकरा हो जाता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकीर्णन। और ये सेंट्रोमियर ही गुणसूत्र को दो भागों में बांटता है। इसके बाद आप देखेंगे कि द्वितीयक संकीर्णन भी होता है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन थोड़ा सा यहां पे देख लेते हैं, द्वितीयक संकीर्णन क्या होता है। देखिए कुछ गुणसूत्रों में क्या होता है कि प्राथमिक के अतिरिक्त, यानी प्राथमिक संकीर्णन के अतिरिक्त भी लंबी भुजा में एक अतिरिक्त संकीर्णन पाया जाता है। जो गुणसूत्र की भुजाएं लंबी होती है उसमें कभी कभी एक और संकीर्णन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं द्वितीयक संकीर्णन यानी कि सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। और इसके बाद आपको याद रखना है सेटेलाइट भी संरचना में आपको नजर आ रहा है।
तो द्वितीयक संकीर्णन के आगे का जो भाग होता है ये आप देख सकते हैं, ये सैटेलाइट वाला भाग है, आगे वाला भाग। तो द्वितीयक संकीर्णन जो है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, इसके जो नीचे वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है, सैटेलाइट कहलाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि गुणसूत्रों की संरचना में कई सारे भाग दिखाई देते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि गुणसूत्रों की संरचना में सबसे ऊपर सिरे पर टेलोमियर होता है, टेलोमियर सिरे वाला भाग कहलाता है। जबकि क्रोमोनिमेटा जो होता है, गुणसूत्र जो है, गुणसूत्रों के अंदर दो ऐंठी हुई संरचनाएं नजर आती है जिसे हम कहते हैं क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा के अंदर आपने देखा कि कणों के जैसी संरचनाएं होती है जिसे हम कहते हैं क्रोमोमियर। इसके बाद आपने देखा कि क्रोमोनिमेटा को चारों तरफ से जेल लाइक संरचना घेरी रहती है जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स चारों तरफ से एक झिल्ली के द्वारा घिरी रहती है जिसे हम कहते हैं पेलिकल। इसके बाद आपने देखा कि सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन यानी कि प्राथमिक संकीर्णन क्या होता है, तो हर एक क्रोमोसोम बीच में धंसकर या दबकर सकरा हो जाता है जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, और सेंट्रोमियर गुणसूत्र को दो भागों में बांटने का कार्य करता है। इसके बाद कभी कभी कुछ लंबी भुजाओं वाले गुणसूत्र में एक से अधिक संकीर्णन भी दिखाई देते हैं जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन यानी कि द्वितीयक संकीर्णन। और इसके बाद फिर आपको सैटेलाइट नजर आता है, यानी कि जो सिरे वाला जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है इसके जो आगे का भाग होता है ये कहलाता है सैटेलाइट। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि गुणसूत्र क्या होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्र की संरचना को समझाइए। इसके बाद देखिए गुणसूत्रों के प्रकार भी कराए जाएंगे आपको, साथ ही साथ गुणसूत्रों के कार्य भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा एक चीज आपको अंत में और ध्यान में रखनी है, हमने क्या कहा कि जो गुणसूत्रों की साइज होती है वो 0.25 माइक्रोन से लेकर के 30 माइक्रोन के बीच में होती है लगभग। लेकिन कुछ ऐसे भी गुणसूत्र होते हैं जो कि नॉर्मल गुणसूत्र की अपेक्षा काफी आकार में, साइज में बड़े होते हैं, जिन्हें हम जायंट क्रोमोसोम यानी कि विशिष्ट गुणसूत्र भी कहते हैं। तो जायंट क्रोमोसोम या दैत्य गुणसूत्र जो होते हैं उनमें आपको संरचनाएं जो है इनकी जो साइज है काफी बड़ी नजर आती है। उनकी साइज 800 से लेकर के 1200 माइक्रोन के बीच में होती है। तो ये नॉर्मल की जगह में बहुत बड़े गुणसूत्र हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि सर आपने तो बताया था कि गुणसूत्रों की साइज 2.5 माइक्रोन से 30 माइक्रोन तक ही होती है। तो ये नॉर्मल गुणसूत्रों की साइज है। इसके अलावा कुछ एबनॉर्मल होते हैं, यानी कि जो विशिष्ट गुणसूत्र होते हैं उनकी साइज काफी बड़ी हो जाती है। कुछ गुणसूत्र डिप्टेरा गण के लार्वा में पाए जाते हैं जैसे पॉलीटिन गुणसूत्र हो गया। कुछ एम्फीबियंस में पाए जाते हैं जैसे कि लैंप ब्रूस क्रोमोसोम हो गया, इनमें साइज काफी बड़ी होती है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।